आरव का केयरिंग नेचर उसे बहुत पसंद आया था। एक उसके पापा के बाद आरव ही था जिसने उसके लिए इतना केयरिंग नेचर दिखाया था। वो आंखों में उम्मीद भरे उसे एकटक देखती रही। आंसू उसकी आंखों में भरते रहे और निगाह आरव से हटी नहीं। आरव उसके पास आकर उसके गालों को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके आंखों से आंसू को पोंछा और उसके गाल को थपथपाकर उसे यकीन दिलाने लगा कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह हकीकत है। वही साक्षी अभी उसे देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आरव ने उसे इतना स्पेशल फील करवाया है। वही आरव अब उसके सामने अपने घुटनों में बैठते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, तुम जो कहोगी वही होगा। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मगर प्लीज़ तुम ऐसे खामोश ना रहो। मुझे बताओ तो सही, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो? तुम ऐसे चुप मत रहो साक्षी, मुझे अपना जवाब दो। मैं जवाब दूँ? मतलब तुमने मुझे सच में साक्षी कहने की तो कोशिश कर रही थी, मगर आज वह भी इतनी खुश थी कि वह कुछ कह नहीं पा रही थी। लब उसके साथ नहीं दे रहे थे और हाथ पैर पहले इश्क के पहले एहसास से थर थर काँप रहा था। अब बोल भी दो साक्षी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊँगा। जो भी हो कह दो, जो भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो कह दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरव। पता नहीं पर मुझे कैसे बहुत अच्छे लगने लगे हो। तुम्हारा यह हर पल मेरा ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। जब जब तुम मुझे देखते हो लगता है मेरे सपनों का राजकुमार मुझे देख रहा है। हाँ, शायद तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार हो और तुम ही शायद मेरी किस्मत भी। पर कहकर साक्षी चुप हो गई और आरव उसे देखने लगा और बोला, पर क्या साक्षी? साक्षी उसकी तरफ से पीछे होकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने उसके हाथ से उसका हक छीन लिया हो। जो चेहरा अभी पहले इसके एहसास से लाल हो रहा था वही अब पीला पड़ गया और वह लड़की सिर झुकाए खड़ी हो गई। आरव फिर उसके सामने आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ ना साक्षी, क्या हुआ? साक्षी उससे कुछ नहीं बोली, बल्कि वह सर झुकाए खड़ी रही। पर आरव उसकी बाहों को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे झकझोरते हुए बोला, बोलो ना साक्षी, क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। तुमने अभी अभी कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, फिर तुम चुप क्यों हो गई? क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? साक्षी बताओ, कहो ना साक्षी, ऐसे चुप मत रहो। यह सच है आरव कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तब से पसंद करती हूँ जब मैं तुम्हें पहली नज़र में देखी, तब से ही। और यह प्यार कब मेरी ज़िंदगी बन गया मुझे भी पता नहीं चला। पर मुझे डर है कि कहीं तुम भी दूसरे लड़कों की तरह मुझे छोड़ ना दो। साक्षी ने अपनी बात कही और आरव उसे हैरान भरी नज़रों से देखता रहा। उसे हैरानी इस बात का था कि साक्षी उसके लिए ऐसा सोचती है कि उसे छोड़कर चला जाएगा, पर वह जानता था बिना बाप की लड़कियां ऐसी ही सोचती हैं। शायद बचपन में उन्हें बाप का सानिध्य नहीं मिला होता, इसलिए उन्हें बाहर के हर लोगों से एक भय होता है कि कोई उसकी भावनाओं के साथ खेल कर न चला जाए। और साक्षी भी तो वही कर रही थी। अपने हित के लिए सोचना कहाँ गलत था। आरव पास से उसके गाल को अपने दोनों हाथों में भरा और प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा साक्षी, कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बल्कि आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। हर वक्त, हर परिस्थिति में तुम मुझे अपने साथ पाओगी। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो उनसे प्यार करके, मन से खेल के, तन से खेलकर उसे छोड़ दे। मैं साथ निभाने वालों में से हूँ साक्षी। हाँ, परिस्थिति ज़रूर अलग हो सकती है पर मैं नहीं, इसलिए तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कहकर वह अपनी बाहें खोल दिया और साक्षी को देखते हुए वापस से बोला, अगर भरोसा हो तभी इस बाहों में आना, वरना दोस्त समझकर मेरी गलतियों को माफ़ करना और जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा ही करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी उसे गौर से देखी। उसकी आंखों में उसे सच्चाई नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत नज़र आ रही थी। वो हौले से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे खुद के ऊपर भरोसा था और उसे भरोसा था अपने प्यार के ऊपर। इसलिए उसने साक्षी को भरोसा दिलाने के लिए यह फैसला उसे खुद चुनने के लिए दिया, ताकि कल को साक्षी को अपने फैसलों पर पश्चाताप ना हो। साक्षी झट से आई और उसके गले लग गई। आरव भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह जानता था कि साक्षी का यही फैसला होगा, क्योंकि वह भी साक्षी की नज़रों में
अपने लिए प्यार देख चुका था, इसलिए वह उसे अपनी बाहों में भरा और उसे धीरे से बोला, यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा साक्षी, मैं हमेशा तुम्हें इतनी ही प्यार करूंगा, बस मेरा भरोसा रखना। कहकर वह उसका सिर अपने हाथों में भर लिया और उसके माथों को धीरे से छुआ। साक्षी भी आंखों में आंसू भरे उसे देखती रही और वापस उसके गले लग गई। आरव भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह जानता था कि साक्षी का यही फैसला होगा, क्योंकि वह भी साक्षी की नज़रों में अपने लिए प्यार देख चुका था, इसलिए वह उसे अपनी बाहों में भरा और धीरे से बोला, यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा साक्षी, हमेशा तुम्हें इतना ही प्यार करूंगा, बस मेरा भरोसा रखना। कहकर वह उसका सिर अपने हाथों में भरा और उसके माथे को धीरे से छू लिया। साक्षी भी आंखों में आंसू भरे उसे देखती रही और वापस से उसके गले लग गई। दोनों खुली आंखों से सपने देखे थे अपने भविष्य के लिए, जिन्हें दोनों मिलकर पूरा करना चाहते थे। बहुत खुश थे दोनों। साक्षी आरव के कंधों पर सिर रख के बैठी अपने आने वाले जिंदगी के आने वाले भविष्य की सपने बुनने लगी। वहीं आरव भी उसको अपनी बाहों में लपेटे अपने प्यार को महसूस करता रहा। पसंद तो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से करते थे, पर आज उनका प्यार सही मायने में मुकम्मल हो रहा था। पहल आरव ने की थी और इस रिश्ते पर पूर्ण विराम साक्षी की हाँ ने दी थी, और इस तरह आज दोनों को उनका प्यार मिल गया था। अगर आज वह हिम्मत करके साक्षी को अपने दिल की बात न बताता तो साक्षी पता नहीं उसकी किस्मत में लिखी होती कि नहीं। आरव की पहल आज साक्षी को पूर्णता उसकी बना रही थी। वो भी तो उससे बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी, पर कुछ मजबूरी और कुछ अपने अतीत में देखे गए परिस्थितियों की वजह से वह लड़की हमेशा प्यार से डरा करती थी। मगर पता नहीं कैसे उसे आरव से इस कदर प्यार हो गया कि देखते देखते इन कुछ महीनों में वो उसकी मुरीद हो गई कि उसे देखे बिना उसे सुकून मिलना भी कब बंद हो गया उसे भी पता नहीं चला। और अब तो उसे देखे बिना जीना मुश्किल सा लगता था उसे। और आज तो आरव ने ये सब कहकर उसे जीने के लिए ऑक्सीजन दे दी, और अब तो वह पूरी तरह डूबकर आरव के प्यार में रंग चुकी थी। वह रात दोनों वहीं पर बाहों में बाहें डाले सुनहरी याद बनाते हुए बिता दिए। सुबह होते ही सारे दोस्त वहां से निकल गए अपने कॉलेज के लिए। साक्षी निकलने से पहले अपनी माँ को बोलकर आई थी कि वह जल्दी ही घर आएंगी और इस बार एग्जाम के बाद ही आएगी। हर बीते लम्हे के साथ उनका प्यार गहराता गया। अब तो मयूर, उत्तर और उसके सारे दोस्त भी जान गए कि यह दोनों प्यार में हैं। जानते तो पहले ही थे, पर अब और भी अच्छे से जानते थे कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। साक्षी मयूर को अपने भाई की तरह मानती थी और वह उसे राखी भी बांधा करती थी। वही मयूर उसे अपने घर भी ले जाया करता था। इसी तरह देखते देखते वो अंतिम वर्ष में भी आ गए और इन बीते 3.5 सालों में दोनों का प्यार गहरा होकर परवान चढ़ता रहा। इसी तरह वो लोग लास्ट सेमेस्टर में आ गए और अब उन्हें यहाँ कॉलेज से विदाई की पार्टी मिलने वाली थी। विदाई के पार्टी के वक्त भी साक्षी कहर बनकर टूटी थी आरव के ऊपर। उस रात सारे दोस्त अपने दोस्तों को याद करते बैठे रहे कि आरव साक्षी को बाहर ले जाकर उसे अपनी आंखों में बसाता हुआ फिर से प्रपोज कर दिया था, और साक्षी भी उसके गले आ समाई थी। पहले दिन की भविष्यवाणी सही हुई थी। उस फेयरवेल पार्टी में ना जाने कितने ही कपल दिखे जो जिंदगी भर साथ रहने की कसम खा चुके थे, जिनमें एक आरव और साक्षी भी थे। आरव और साक्षी ने पहले दिन से ही एक दूसरे को अपने लिए चुन लिया था और यह कॉलेज के 4 सालों में दिख भी गया था। इस तरह लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के डेट भी आ गया, जिसमें बस 1 महीने रह गए थे और सब दोस्त जुट गए अपनी अपनी पढ़ाई में। इस बीच आरव के पापा को कंपनी में कुछ नुकसान हुआ और उनका गुस्सा वो घर आकर आरव, उसकी माँ और उसकी बहन पर उतारते थे। आरव परेशान रहने लगा था, साथ ही एग्ज़ाम पास था तो उसे पढ़ने में दिक्कत होने लगी थी। फिर भी वो अपनी माँ और बहन को छोड़कर अपने दोस्त के पास नहीं गया, जबकि उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था। एक दिन तो हद ही हो गई। उसके पापा घर आए और बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने आरव के ऊपर हाथ उठा दिया। आरव देखता रहा अपने पापा को। वही उसकी माँ ने जब बीच में बचाव किया तो उन्होंने उन पर भी हाथ उठा दिया। आरव बीच में नहीं आता तो उनको ज़ोर से लगी होती। उस दिन आरव बहुत गुस्से में आ गया था और अपने पिताजी को मना करते हुए उस दिन उन पर बहुत चिल्लाया था और फिर गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। पीछे से उसकी माँ
और उसकी बहन आवाज़ देते रह गए पर वो सुना नहीं और मयूर के पास जा रहा था कहकर निकल गया। मयूर के पास ना जाकर वह सीधे साक्षी के पास आ गया था, क्योंकि उस समय उसे किसी अपने की ज़रूरत थी, कोई संभालने वाली, और वो साक्षी थी। वो सीधे ही साक्षी के पास आ गया। उसके पीजी में उस समय साक्षी अपने लिए खाना निकाल रही थी। अपने दरवाजे पर इस वक्त आहट पाकर चौंक गई और वह धीरे से दरवाजे पर आई। सामने आरव को देखकर वापस से चौंक पड़ी। उस पर से आरव का उतरा चेहरा, वो घबरा गई। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई, क्योंकि बाहर कोई देख लेता तो दिक्कत हो जाती थी। वो उससे पूछी, आरव इस वक्त तुम यहाँ? क्योंकि आज से पहले कभी आरव उसके पीजी में इस तरह इस वक्त नहीं आया था। हाँ, वो आता ज़रूर था, मगर शाम होने से पहले यहाँ से चला जाया करता था, या फिर हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही आया करता था। मगर आज उसको इस तरह से देख साक्षी भी हैरान थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है साक्षी, कहकर आरव अचानक से उसके गले लग गया और साक्षी उसको संभालते खड़ी हो गई। वो उसके पीठ पर हाथ फेरती हुई पूछने लगी, क्या हुआ है आरव, बताओ ना, मन बहुत घबरा रहा है मेरा। आरव सुबकते हुए जो हुआ था वो बता दिया, और सब सुनने के बाद साक्षी उसे संभालते हुए अंदर ले आई और खाने की टेबल पर लाते हुए उसे बैठाई और अंदर से गीली टॉवेल लाकर उसका मुंह पोंछ दी। आरव उसे देखता रहा। साक्षी उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए खाना खिलाने लगी और आरव उसे देखता हुआ खाने लगा। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर वही नीचे ले आई जहाँ बैठने के लिए गद्दे लगे हुए थे। साक्षी बैठी और आरव को भी बैठा ली। आरव उसके गोद में सिर रखकर लेट गया और साक्षी उसके बालों में हाथ फेरने लगी। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, आरव ने कहा। नहीं, वो बस नीचे गार्ड, मैं पीछे के रास्ते से आया और वहीं से चला जाऊंगा। साक्षी मुस्कुरा दी। आरव फिर से अपने घर की बातों में खो गया और आंसू उसके आंखों से निकलने लगे। साक्षी उसे संभालती रही और आरव उसे देखता रहा, और शायद यही वक्त था दोनों के बहकने का। आरव उठा और उसके बगल में बैठ गया और साक्षी की तरफ झुकने लगा। साक्षी को लगा कि वो शायद कुछ कहने के लिए ऐसा कर रहा हो, पर आरव झुकते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। साक्षी के लिए ये सब बहुत ही अजीब सा हो गया था। वो अपनी लिमिट जानती थी, मगर उस समय आरव उसे अपने गले से इस कदर लगाए बैठा था कि वह भी उसके मोह पास से बाहर नहीं आ पा रही। वो उसे जितना पीछे करती वो उतना ही उसे खुद में समाये जा रहा था। वो होश में नहीं था, या पर आज वो साक्षी के साथ चाहता था, इसलिए वह अपने और साक्षी के बीच के फासले को मिटाता गया और साक्षी खुद को उतनी ही छुड़ाने की कोशिश करती रही। और इसी सब के बीच दोनों अपने प्यार और भावनाओं में बह गए। आरव का प्यार साक्षी को अपने साथ बहा ले गया और साक्षी भी उसके प्यार के समंदर में गोते लगाने लगी। इस तरह से आज की रात उसके प्यार के बहकने की रात साबित हुई। दोनों को होश तब आया जब सुबह साक्षी के घर से कॉल आया। वह देखी आरव उसके बगल में ही लेटा हुआ था। वह आरव को अपने बगल में देखकर हौले से मुस्कुरा दी और उसका माथा चूम ली। वही कॉल उठाते हुए बाहर चली गई अपनी माँ से बात करने, पर उसका मन तो आज अपनी माँ की तरफ था ही नहीं। उसका सारा ध्यान तो आरव पर जाकर ही ठहर रहा था। वह उन्हें जल्दी से ही आने की बात कहकर फ़ोन रख दी। फिर वह किचन में आई और आरव और अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने तक वह बाथरूम से फ्रेश होकर भी आ गई थी। कुछ पल बाद वह चाय लेकर आरव के पास आ गई। आरव उसे देखा और उसे गले से लगा लिया। वह भी प्यार से उसे गले से लगा ली। आरव ने उसके माथे को छूते हुए कहा, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। हमारा प्यार हमारा है साक्षी, इस पर शंका मत करना। साक्षी कुछ कह नहीं पाई और उठकर किचन में चली गई। आरव उसके पीछे ही किचन में आ गया। दोनों को पता था कल रात क्या हुआ है। दोनों प्यार के पुरवा में बह गए थे और दोनों जानते थे कि उसके लिए वो दोनों जिम्मेदार हैं, और अब दोनों जल्द ही इस बारे में कुछ फैसला लेंगे। पर दोनों को ही इसका अंदाज़ा नहीं था उसका प्यार उन्हें कहाँ तक लेकर जाने वाला था, आगे क्या होने वाला था। प्यार तो सच्चा था, पर समय की परीक्षा के आगे दोनों पास होते या फेल, ये तो समय ही जानता था। आरव किचन में आया और साक्षी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। साक्षी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते वह हफ्ता भी गुजर गया और अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला था। आरव और साक्षी दोनों ही एग्ज़ाम में बिजी हो गए। इस बीच साक्षी की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कारण क्या था। उसे लगने लगा कि वह शायद एग्ज़ाम की वजह से है, इसलिए वह ध्यान नहीं दी।
वही आरव भी मन लगाकर पढ़ने लगा, क्योंकि उसके पापा ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि इस बार उसे अच्छा नंबर लाना है, और आरव लेकर भी आना चाहता था। साथ ही मयूर और बाकी सब भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। इस बीच सबका मिलना भी कम हो गया, पर आरव और साक्षी हमेशा संपर्क में रहे थे। साक्षी उसे बीच बीच में अपनी तबीयत के बारे में बताती थी, मगर दोनों ही नादान थे, इसलिए पता नहीं चला कि तबीयत किस वजह से खराब है। इस बीच उसका एग्ज़ाम भी आ गया। सारे एग्ज़ाम तो हो गए, बस 2 एग्ज़ाम रह गए थे। साक्षी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। अब तो उसे वोमिटिंग होने लगी थी, पर वो आरव को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोची एग्ज़ाम के बाद बता देगी। उसे कुछ ना कुछ अंदाज़ा सा लग गया था, इसलिए उसे डर भी काफ़ी लगने लगा था। वह इतना डर गई थी कि वह ना खाना खा पा रही थी और ना ही सो पा रही थी और ना ही किसी को कुछ बता पा रही थी, बल्कि वो तो किसी को ये बात बताना ही नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि उसने आरव को भी नहीं बताया था। इस तरह उसका दूसरा लास्ट एग्ज़ाम भी हो गया और इस बीच उसे लगा कि वह एग्ज़ाम के बाद बता देगी, मगर वह बता नहीं पाई। उस दिन लास्ट एग्ज़ाम के पहले वो वहीं कुछ लड़कियों से खड़ी बात कर रही थी। इधर आरव भी अपने दोस्त से बात कर रहा था। असल में लास्ट दिन सब एक साथ रात भर जाग कर बिताते, इसलिए वह सब बात कर रहे थे। आरव का एक दोस्त, जो उसके पापा का खास दोस्त का बेटा था, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो कि आरव के पापा के खास दोस्त का बेटा होने की वजह से उसके पापा को ही जाकर आरव के बारे में बताया करता था। उस रोज़ वो लड़का आरव से साक्षी के बारे में पूछने लगा कि उसका अब आगे क्या करने का प्लान है, क्या अब वो उसे शादी करेगा या इसी तरह और भी बहुत कुछ। आरव उसे साक्षी या उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ बोला तो वो जाकर उसके पापा को बता देगा। आरव डरता नहीं था, पर अगर उसके पापा उसे निकाल देते तो उसके पास जॉब भी नहीं थी कि वह साक्षी या अपनी माँ को संभाल लेता। इसलिए उस लड़के के उससे पूछने पर भी वह चुप ही रहा। मगर कहते हैं ना, भगवान भी हमारी सब्र की परीक्षा बुरी तरह लेता है। वो लड़का आरव को साक्षी के लिए उकसाता गया और आरव तब भी उसे कुछ नहीं बोला, बल्कि वो शांत रहा। मगर अब उसे लगने लगा कि उसे उस लड़के का मुंह चुप कराना होगा, इसलिए वह वो बोल गया जो उसे नहीं बोलना था। बल्कि ये सब तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, पर सोचा हुआ कहाँ हो पाता है। उसे नहीं पता था कि वो जो बोलने जा रहा है उसके लिए जिंदगी भर की सज़ा बन जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसके ऐसे बोलने से उसका प्यार हमेशा के लिए खो जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे साक्षी भी खड़ी हुई थी। उसके दोस्त ने पूछा कि आरव, तू सच में साक्षी के साथ सीरियस है? क्योंकि मुझे नहीं लगता तेरे पापा मानेंगे। आरव कुछ पल सोच रहा था, फिर उसे पता भी नहीं था कि अगर वह सच बता दिया तो उसका दोस्त जाकर उसके पापा को बता देगा, जो कि अभी उसके घर की स्थिति के हिसाब से ठीक नहीं था। इसलिए वह उसके सामने वो बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वह बोला, अरे यार, तू भी ना कैसी बातें कर रहा है। मैं साक्षी के साथ सीरियस कभी नहीं भाई, तू जानता है ना मैं कैसा हूँ। मैं बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ और वो भी ये बात जानती है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, जिसमें वह मेरे साथ रहेंगी सिंपल मेरी गर्लफ्रेंड बनकर, और यह कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने किया है। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड समझती हैं और मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड कहकर वो ज़ोर से हंसा और आगे बोला, हाँ मुझे थोड़ी ठीक लगती हैं, लेकिन उसके साथ कोई मैं सीरियस नहीं हूँ भाई। तू भी ना कैसी बातें करता है। तुझे कॉलेज में और कोई लड़की नहीं मिली क्या जो तू मुझे उसके साथ जोड़ रहा है? हाँ मैं मानता हूँ मेरी दोस्ती है और मेरे साथ घूमती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे ज़िंदगी भर अपनी बीवी बनाकर घूमता रहूँ। आरव ने ये सब कहा, और पर आरव के पीछे उसकी बातें सुनकर कुछ टूट रहा था। सिर्फ साक्षी को सुनाई दे रहा था, जो उसके दिल में चुभन और आंखों में पानी दे रहा था। आरव की कही गई बात साक्षी के दिल में चुभी और ऐसे चुभी कि उसका दिल टूट कर रह गया। उसके कदम शिथिल पड़ गए, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वह रोते हुए वहीं पर खड़ी रही। उसके लफ्ज़ खामोश हो गए, उसका चेहरा कांपने लगा, लेकिन वह रोती खड़ी रही और आरव को एक के बाद एक उस लड़के को जवाब देता सुनती रही। वह लड़का और भी उटपटांग बातें पूछता रहा और आरव मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता रहा। साक्षी सुनती रही और अपने दिल को टूटते हुए देखती रही। आखिर उसने यही वादा लिया था आरव से कि जो भी हो
वो उसे कभी धोखा ना दे। और उसकी नज़र में आरब उसे धोखा दे चुका था, जबकि वह तो आरब के प्यार में इतना आगे बढ़ गई थी कि अपनी इज्जत को भी उसके नाम कर दी थी, पूरी तरह से सौंप चुकी थी अब आरब को पूरी तरह से। लेकिन आरब भी ऐसा कुछ कहाँ जानता था, उसकी भी कहाँ गलती थी। हाँ, परिस्थिति ही करा गया था सारा चीज़ दोनों से, परिस्थिति ही खेल गया था आरब के साथ। उसे तो पता भी नहीं था कि साक्षी वहीं पर है, और साक्षी को यह नहीं पता था कि आरब यह सब चीज़ क्यों कह रहा है। कहते हैं ना, देखी हुई कहानी और खुद के कानों से सुनी हुई बातें कोई नहीं झुठला सकता, उसके बाद तो इंसान को मानना ही पड़ता है। और यहाँ तो साक्षी खुद के आंखों से देखी थी और खुद के कानों से सुनी थी आरब की कही गई बातें को। वह भागती हुई चली, वहाँ से मयूर उसे जाता देखता रहा। मयूर उसी समय वहाँ आया था, लेकिन उसके जाने का मतलब नहीं समझ पाया था। वो आरब के पास आया और तब तक में उसका दोस्त भी वहाँ से चला गया था। लेकिन उसी समय प्रोफेसर उन दोनों को कैबिन में बुलाया था, क्योंकि आरब और मयूर का कैंपस में सिलेक्शन हुआ तो साक्षी का भी था, पर मयूर उसे कुछ बताता कि वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। दोनों दोस्त बहुत खुश थे। साक्षी को कॉल लगाए तो उसका फ़ोन बिजी आ रहा था, इसलिए वो लोग बहुत बार लगाने के बाद उसे कल एग्ज़ाम में बताएंगे कहकर वहाँ से चले गए। आरब झूम पड़ा था ये खबर सुनकर। वो अभी ही साक्षी से मिलना चाहता था, पर अभी उसके सामने उसके पास नहीं जा सकता था, इसलिए रात को आने का कहकर घर निकल गया। आज ही वो खुशी के बीच अपनी माँ से साक्षी के बारे में बात करना चाहता था, और वो गया भी था कि अपने पापा को अपनी माँ के पास देखकर बस सेलेक्ट होने का भी कह पाया। पर वो अपनी बहन को सब बता दिया और उसकी बहन खुश थी। उसके लिए वो साक्षी को बताने के लिए कॉल किया कि उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसे चिंता होने लगी, इसलिए वो उसकी सहेली को कॉल लगाया तो उसकी सहेली बताई कि वो खिड़की पर खड़ी है। आरब को राहत मिला कि वो ठीक है, शायद मयूर बता दिया हो कैंपस का, इसलिए वो घर बात कर रही हो सोचकर वह कुछ नहीं बोला। उस रात वो अपनी माँ के गले लगकर उससे साक्षी के बारे में सब बता दिया। उसकी माँ भी खुश थी, पर बोली जॉब के बाद उसके पिता को बताएंगी। आखिर अब आगे इन दोनों की ज़िंदगी किस दिशा में जाएंगी, ये बात वक्त और साक्षी के फैसले पर निर्भर था। साक्षी वहाँ से दौड़ी दौड़ी रूम में आई और बेड पर लेटकर रोने लगी। उसे आज अपनी टूटी हुई किस्मत, टूटे हुए दिल, टूटे हुए ख्वाबों और टूटे हुए अरमानों को देखकर बहुत रोना आ रहा था। वो उस जगह की जहाँ पर आरब उसे छुआ था, उस जगह की उन यादों को याद करती हुई रोती रही। आज उसे बहुत रोना आ रहा था अपनी नादानी पर, रोना आ रहा था अपनी बेवकूफ़ियों पर, रोना आ रहा था अपने किए गए कारनामों पर। क्यों वो इतना बहक गई थी उसके साथ, अपनी सारी मर्यादाएं, अपनी इज्जत सबको दाव पर लगा दी थी। क्यों वो अपनी इज्जत आरब के नाम कर दी थी। वही आरब ने क्या किया, उसका तो सारा प्यार ही झूठा था। वह सब तो नाटक था, जो भी उसने वादे किए थे वह नाटक था। उस रात जो दोनों अपने भविष्य के लिए सपने देखे थे वह नाटक में थे। उस रात जो उसने करीब आने के वक्त कहा था वह महज नाटक भर था। साक्षी पूरी तरह टूट चुकी थी, उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी, ना ही उठने की हिम्मत थी। उस पूरी रात वो रोती बैठी रही, शाम को भी पार्टी में नहीं आई। वही आरब के पापा की तबीयत कुछ खराब हो गई तो वो भी नहीं आया। मयूर साक्षी को कॉल करता रहा, पर वो किसी के मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दी। सबको हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले वो कभी ऐसा नहीं की थी, इसलिए सब परेशान हो गए। मयूर आया भी उसके पास, क्योंकि आरब उसको बोला था एक बार पता करने, पर साक्षी झूठी मुस्कान लिए रह गई और मयूर पहचान नहीं पाया उसकी तकलीफ़ को। फिर वो भी पढ़ूंगा कहकर चला गया और साक्षी भी हाँ कहकर दरवाज़ा लगा दी। मयूर को तब भी शक हुआ, पर वो कल एग्ज़ाम है कहकर चला गया। अगले दिन एग्ज़ाम था, इसलिए आरब अपने पापा को हॉस्पिटल ही छोड़कर वहीं से एग्ज़ाम दिलाने आ गया। इस बीच साक्षी अपना सारा सामान रात में ही पैक कर चुकी थी। मन करा करके उसने अपने लिए कुछ फैसला लिया था। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं था और उसकी आंखों में आरब ने उसे धोखा दिया था जो उसे मंजूर नहीं था। उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए, किसी से बिना कुछ कहे चली जाना चाहती थी। कल लास्ट पेपर था उसका,
उसके बाद वो यहाँ से आरब की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहती थी। उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। उसने रात में भी खाना नहीं खाया था, इसलिए चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। रोने की वजह से चेहरा लाल होकर मुरझा गया था। जिस अवस्था में महिलाएं, लड़कियां अपने मातृत्व सुख के लिए खुशियां मानती थी, उसी अवस्था में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश होए या रोए। उसे पता चल गया था कि उसके और आरब के प्यार की निशानी उसके पेट में पलने लगी है और इसलिए अब उसे यहाँ से जाना था। वो अपने प्यार की निशानी को लिए वहाँ से जाने के लिए कदम उठा चुकी थी। वो आरब की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाना चाहती थी, बहुत दूर, जहाँ तक उसकी परछाई भी ना पड़ सके। यही सब फैसला लेकर वो उठी और अपना बैग पैक की ताकि एग्ज़ाम के बाद तुरंत निकल सके और फिर वॉशरूम में चली गई। इस बीच फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई और आरब उसे कॉल लगाता रहा पर फ़ोन बंद बताता रहा। वो तैयार होकर हल्के से मेकअप से अपने चेहरे को छुपाई और रूम से पहले ही निकल गई। आज वो पहले ही कॉलेज आकर इन 4 सालों को अपनी आँखों में, अपनी ज़िंदगी में फिर से भरने लगी। वो धीरे धीरे चलती हुई पूरा कॉलेज देखती रही। हर वो जगह जहाँ आरब और उसकी यादें थी, उसके दोस्त की यादें थी। उसे पहले दिन का आरब से टकराना याद आया और उसके चेहरे पर मुस्कान चली आई। वह चेहरा दर्द से एक बार फिर भर आया। वो वहाँ से कैंटीन में आ गई जहाँ ना जाने उसकी आरब के साथ कितनी ही यादें थी। उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आया और ख्याल आया कि उसका खुद का अंश है और उसके प्यार की निशानी है जो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। ये सोच उसकी आंखें भर आई और उसका हाथ उसके पेट पर चला गया। उसे याद आया उसने कल से कुछ नहीं खाया, इसलिए वो वही कैंटीन से चाय और ब्रेड ले आई और बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे चहल पहल शुरू हुआ और फिर एग्ज़ाम का भी समय हो गया। वो उठी और क्लास की ओर जाने लगी कि उसे मयूर और बाकी सब अपनी ओर आते दिखे और वो उन्हें देख छुप गई। वो उसके सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो छुप गई, पर मयूर उसे देख लिया था, इसलिए वो उसके पीछे आ गया। कहाँ हो यार तुम? कल से पागल बना दिया है तुमने हम पांचों को। कल से पता है हम कितने परेशान हैं। और आरब का तो पूछो मत, 1000 बार कॉल आ गया है उसका कल से। उसके पापा भर्ती है ना, तो वो वहीं है, आ रहा होगा, बस फिर देखना तुझसे नाराज़ हो जाएगा। और 1 मिनट, तेरा फ़ोन बंद क्यों है और आज तू अलग क्यों लग रही है? मयूर सवालों की बारिश करना शुरू कर दिया। तब तक बेल बज गई और साक्षी इतना बोली कि माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उनसे ही बात कर रही थी। और ये सुनते ही मयूर को लगा शायद उस वजह से वो परेशान है। वो उसके लिए सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दिया। वहीं साक्षी अपनी भावनाओं को ना रोक सकी और उन चारों के गले लगकर भावुक हो गई। उन चारों को लगा कि उसकी माँ की वजह से रो रही है, पर वजह तो कुछ और ही था। वो लोग उसे संभालते रहे कि समय हो चला और साक्षी उन्हें यह कहकर कि उसका क्लास ऊपर है, वो चलती है, कहकर जाने लगी कि मयूर बोल पड़ा, आरब आ गया है, मिलकर जाना। जिस पर वो बोली, हाँ आकर मिल लूँगी, कहकर वो चली गई। उसका बदला रवैया मयूर को कुछ खटका। वो उसे वापस से रोक लिया और बोला, कुछ और बात है क्या साक्षी? साक्षी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि नहीं। मुस्कुराती तो मयूर उसकी बातों से ही पहचान जाता। वो बोली, नहीं यार कुछ नहीं, बस ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, कहकर वो चली गई। मयूर उसे देखता ही रह गया। उसके जाते ही आरब भी वहाँ से थका हुआ सा दौड़ता हुआ आया और साक्षी के बारे में पूछने लगा। मयूर उसे अभी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए सब ठीक है, वो उसकी माँ की तबीयत ख़राब है इसलिए परेशान थी और फ़ोन ख़राब हो गया इसलिए नहीं उठाई, कहकर उसे मना लिया। आरब फिर भी नहीं मान रहा था, पर भी मयूर उसे भी समझा बुझाकर एग्ज़ाम रूम की ओर ले आया। साक्षी वॉशरूम से उसे देखती रही और आँख से आंसू उसके बहते रहे। वो खुद को समेटकर क्लास में आ गई। उसने पास होने लायक पेपर बनाया और 2 घंटे में ही निकल गई। उसका और आरब का रूम अलग था, इसलिए वो क्लास से निकलकर उसके रूम के पास आई और खिड़की से उसे देखने लगी। आरब को लगा कोई सामने से देख रहा है, पर उसकी देखने से पहले साक्षी छुप गई। आरब को लगा कि वह साक्षी ही थी। वो दोबारा देखा तो वहाँ नहीं थी। वो उसे दूसरी जगह से देखने लगी। आरब पेपर बनाने में लगा और साक्षी उसको लास्ट बार देखी और बारी बारी अपने सब दोस्तों को देखती कॉलेज के चौखट से बाहर आ गई। चेहरा छिपाकर रो पड़ी वहीं पर वो, और फिर चली गई हमेशा के लिए वहाँ से। कमरे में आई और अपना सामान पकड़ा।
एक नज़र उस जगह को फिर से देखा जहाँ उसकी और आरव की खूबसूरत यादें थी, और फिर आंख में आंसू भरे बाहर आ गई। फिर वहाँ के लिए निकल गई जहाँ जाने का उसने फैसला लिया हुआ था। पर उसने अपने लिए जो फैसला लिया था उसे उस पर अडिग रहना था, इसलिए कुछ पल रो लेने के बाद वह अपना बैग उठाई और उस कमरे को एक नज़र देकर दरवाज़ा लगाते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। इधर एग्ज़ाम खत्म हुआ और सब दोस्त एक साथ मिले। सब साक्षी का इंतजार करने लगे। आरव भी उसी के आने का इंतजार करता रहा, बल्कि बड़ी बेसब्री से इंतजार करता रहा था। एक तो वह पिछले रात से उसे ढंग से देखा नहीं था, ऊपर से वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। उसके बाद फिर उसके पापा का तबीयत खराब हो जाना, इस तरह पिछले रात से वो परेशान रहा था, और अब साक्षी का इस तरह से ना मिलना उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वह बार बार साक्षी की क्लास की तरफ देखता रहा, पर उसे साक्षी कहीं आती नहीं दिखी, बल्कि अब तो उसका मन और घबराने लगा था। साथ ही वह बार बार मयूर को कहने लगा, मयूर कॉल करना यार, वो कहाँ है? अब तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं एग्ज़ाम हुए, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कॉल करके देखना, मुझे फिर हॉस्पिटल भी निकलना है। मयूर ने हाँ कहा और वो भी उसे कॉल लगाने लगा, मगर इस बार भी उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब तो मयूर को भी चिंता होने लगी थी। वो आरव को बोला, चल लाइब्रेरी की तरफ से देख कर आते हैं, शायद वो बुक लौटाने गई हो। वह चिंता में ये भूल गया कि साक्षी एक रात पहले रोते हुए यहाँ से गई थी। साथ ही आज सुबह से ही उसका व्यवहार अलग था। उसे कुछ अलग तो लगा था, पर वो इस बारे में आरव को बताना या कुछ पूछना भूल गया। यार आरव पता नहीं कहाँ चली गई, वो इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं करती है। रुक जा तू यहीं पर, मैं उसे क्लास में देख कर आता हूँ, उत्तम ने कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यार मैं सब जगह देख कर आया था, उसका क्लास पहले खाली हो चुका था। मुझे लगा वो कैंटीन में होगी या कहीं और बैठकर हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, मगर वह तो यहाँ कहीं नहीं है। अब तो मुझे डर लगने लगा है, वह कहाँ चली गई? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? हाँ यार, एक काम करते हैं, उसकी सहेली से कॉल लगाकर पूछते हैं, या फिर रुक आंटी जी के पास वहाँ कॉल लगाता हूँ, शायद पहुँच गई होगी वह। फिर वह 1 मिनट रुका और बोला, अरे यार नहीं यार, आंटी भी तो खुद परेशान है अपनी तबीयत की वजह से। अगर हम उसे साक्षी के बारे में पूछेंगे तो वह तो और ज़्यादा घबरा जाएंगे। उससे अच्छा कि हम साक्षी के पहुंचने के बाद ही वहां कॉल लगाएंगे, ताकि हमें बता सके कि वहां क्या हुआ है। पर तब ना, जब वहां गई हुई हो। यह लड़की भी ना बिना बताए कहाँ चली गई? पर मयूर वो क्यों जाएंगी, और वो मुझे बिना बताए क्यों जाएंगी? और अगर उसे जाना होता तो मुझे बताकर जाती ना, मैं भी चलता उसके साथ। एक काम करते हैं, हम लोग हॉस्टल में देखते हैं, शायद वहाँ हो, कहकर सारे दोस्त बाहर निकलने लगे कि उत्तम बोला, रुक जा, मैं गार्ड से पूछ कर आता हूँ, शायद वह उसे निकलते हुए देखे हो। हाँ कहकर मयूर और उसके सारे दोस्त गार्ड के पास आ गए। गार्ड ने उन्हें बताया कि साक्षी निकली तो थी यहाँ से करीब 2 घंटे पहले। यह सुनकर सारे दोस्त सरप्राइज हो गए कि साक्षी निकल गई, और उन्हें बताए भी नहीं, जबकि आज तो लास्ट पेपर था। आज तो उसका प्लानिंग था कि एक साथ मिलने का, लेकिन इस तरह उसका जाना किसी को समझ नहीं आ रहा था। सब परेशान हो गए थे। वहाँ से निकलकर सारे लोग साक्षी के पीछे आए। वहाँ के गार्ड से पूछा तो पता चला वह अपना बैग लेकर कहीं निकली है। आरव के तो होश उड़ गए। वह घबराते हुए वही गेट से टिकने लगा कि मयूर और उसके सारे दोस्त उसे संभाल लिए। एक तरफ उसके पापा की तबीयत और दूसरी तरफ इस तरह साक्षी का जाना उसे अचंभित कर गया था। अंदर से बहुत घबरा गया था वो साक्षी के लिए। वह उसे बार बार कॉल भी लगा रहे थे, मगर साक्षी कॉल नहीं उठा रही थी। उत्तम बोला, मुझे लगता है हो सकता है वह अपनी चाची के यहाँ गई हो। उसके ऐसा कहते ही सारे लोग साक्षी जहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ पहली बार रहने आई थी वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ भी पता चला कि वो उसके घर भी नहीं आई है। आरव का सब्र भी जवाब दे रहा था। उसके पास भी घर से लगातार फ़ोन आने लगे थे और उसे घर जाना था। उसके पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अब साक्षी को गए हुए पूरी रात गुजरने को थी। मयूर ने उसकी बहन के पास भी कॉल लगाया तो उसने कहा कि साक्षी वहाँ नहीं आई है, और सुनते ही मयूर यह बात आरव को बताया और आरव ये सुनकर जर हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। साक्षी ऐसा कैसे कर सकती है? उसका दिल 2 तरफ से घबराने लगा था। एक तरफ यह सोचकर कि साक्षी गई तो गई कहाँ, और दूसरा यह सोचकर कि वह बिना बताए उसे गई कहाँ, और अगर वह
घर नहीं गई तो फिर वह है कहाँ, यह सोचकर बहुत घबराने लगा था। मगर उसके दोस्तों ने उसे संभाल लिए और फिर वे लोग वहाँ से निकलकर आरब के पापा के पास हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पहुँचकर पता चला कि आरब के पापा की कंडीशन खराब है। आरब अपनी माँ को संभाले या बहन को या फिर साक्षी को, उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर साक्षी का कॉल भी अब नहीं लग रहा था। वह वहीं बैठा रहा अपनी माँ को संभालते हुए और उसके दोस्त उसे संभालते हुए सांत्वना देते हुए वहीं साक्षी का भी कॉल लगाते रहे। मगर अब तो हद ही हो गई थी। सारे दोस्तों का दिमाग साक्षी के लिए चकराने लगा। 24 घंटे से पहले वो लोग पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, इसलिए जैसे तैसे हॉस्पिटल में ही रात गुजारे और अगली सुबह थाने के लिए आए। पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, पर साक्षी तो जैसे पाताल में छुप गई थी। आज 5 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। आरब खामोश सा बैठा रहा। उसने आकाश पाताल एक कर दिए थे साक्षी को ढूंढने में, पर उसका कुछ पता नहीं चला। इस बीच आरब के पापा की तबीयत वैसी ही थी, इसलिए वो खुद साक्षी के घर गया था पता करने। उसका भी वहाँ कोई अता पता नहीं चला। उसकी बहन बोली कि वो यहाँ आई ही नहीं है और साक्षी की माँ को भी गंभीर बीमारी में थी, इसलिए तो आरब उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। इस बीच वो नोटिस किया कि साक्षी की बहन का बदलाव भी उसके प्रति बदला लगा था उसे, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो वहाँ से वापस आ गया। वो सारा दिन रात साक्षी को याद करके रोता। सब लोग कहीं साक्षी के साथ अनहोनी न हुई हो ये मानकर उसके लिए चिंता करने लगे और आरब को समझाने लगे कि वो खुद को संभालें। पर आरब खुद को संभाला कहाँ, वो बस संभालने की कोशिश कर रहा था। वो बस कहता रहा कि साक्षी आएगी ज़रूर। इन्हीं सब में 1 महीना यूँ गुजर गया। ऊपर से आरब के पापा की तबीयत भी नहीं सुधरी, बल्कि कुछ दिन बाद ही आरब को एक और झटका लगा जो उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए। आरब टूट तो पहले ही गया था, पर अब और ज़्यादा बिखर गया था। उसने अपनी माँ को संभालने के साथ ही खुद को भी संभाल लिया और फिर ऐसे संभला कि अपने पापा का कारोबार भी संभालने लगा और वहीं अपनी माँ को, अपनी बहन को संभाल रहा और अपना दर्द भूलने की कोशिश करता रहा। पर करे भी तो क्या करे। साक्षी उसके दिमाग पर याद बनकर छाई थी। उसके साथ बिताए लम्हे उसे वो नहीं भूल सकता था, इसलिए वो रात भर रोता रहा। उधर उसके दोस्त आकर उसे सांत्वना देते रहे और देखते देखते दूसरा महीना भी निकल गया, पर ना तो साक्षी का कुछ पता चला और ना ही उसने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। बल्कि साक्षी तो कभी उसे फ़ोन ही नहीं की और ना ही कभी उसे कॉल लगाई। ऐसा क्या हो गया था, साक्षी उसे बिना बताए चली गई थी। कहाँ चली गई थी वो, ये सोच सोच कर आरब का सीना फटता जा रहा था। पर करता भी क्या। एक तरफ उसे अपनी माँ और बहन को संभालना था और एक तरफ उसे अपने टूटे दिल को। वहीं अपनी टूटे दिल को दरकिनार करके अपनी माँ और बहन को संभालने लगा। इस तरह 6ठा महीना भी गुजर गया। अब उसे भी लगने लगा कि साक्षी उसे धोखा देकर चली गई, पर उसका मन गवाही नहीं दे रहा था ऐसा करने की। उसने पुलिस कंप्लेंट जरूर किया था, पर पुलिस भी उसे दूसरा मामला समझकर ऐसे ही निपटा दिया और आरब अब सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर अपने काम में लग गया। इस बीच बहुत बदलाव कर लिया था उसने अपने आप को। कहाँ चंचल सा दिखने वाला लड़का अपने बाप का बचा खुचा बिजनेस संभालने लगा था। चंचलता उसके मुंह से गायब हो चुकी थी। अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना छोड़ चुका था वो। मयूर और बाकी लोग आते थे उससे मिलने, पर वह ना तो ज़्यादा बात किया करता था और ना ही ज़्यादा ध्यान दिया करता था। मयूर को यह देखकर बहुत ही बुरा लगता था। साथ ही वो अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं भागता था, हमेशा आरब के पास आता रहता था। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।